Hello friends, I am Chartered Accountant Vasav Shah and on behalf of Divine Institute of Commerce, I welcome all of you. Friends, today we are going to start with subject statistics of 12th Commerce. Friends, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है. अगर मेहनत करो तो मैं बोर्ड पे जो आपको सम करवाऊंगा वो आपको समझने में एकदम इजी लगेगा, बट जब आप खुद वो सम करोगे तो बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती है. तो उसके लिए सिली मिस्टेक्स पे काबू पाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बोर्ड की एग्जाम में आप वैसी मिस्टेक्स नहीं करो, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये चैप्टर में, नहीं के पूरे सब्जेक्ट में. बरोबर फ्रेंड्स, 100 में से 100 मार्क्स आ चुके हैं हमारे क्लासेस के एक स्टूडेंट के. वो बंदा आज चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो चुका है. लास्ट 6 महीने पहले उसका रिजल्ट आया, वो सीए क्लियर हो चुका है विद 29th रैंक इन ऑल इंडिया. तो 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं आपको. तो इसकी गुरु चाबी है कि जो सम मैं बोर्ड पे कराऊं एंड साथ में जो होमवर्क में दूं वो सब सम आपको 5 टाइम्स करना है. फ्रेंड्स, अभी आपके पास टाइम है, वैकेशन का टाइम है, तो यू कैन डू द सेम. जब स्कूल चालू हो जाएगी तो 5 की जगह पे हमें 3 टाइम्स करना है. बट अगर ये आप करोगे तो बिलीव मी, आपने नहीं सोचा होगा उससे ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे. राइट फ्रेंड्स? ओके, now before I start chapter number 2, now let me give you brief introduction about this subject. Friends, in this subject 2 parts are there. Part 1 में there are 4 chapters, 1 2 3 4, and part 2 में there are 5 chapters. ये चारों चैप्टर्स 12 मार्क्स के हैं फ्रेंड्स. मतलब पहला पार्ट जिसमें से बोर्ड की एग्जाम में 48 मार्क्स का पूछा जाएगा. पार्ट 2 में जो पहला चैप्टर है वो 12 मार्क्स का है, बाकी सब 10 मार्क्स के हैं फ्रेंड्स. तो टोटल हुआ 52. इन दिस वे बोर्ड की एग्जाम में 100 मार्क्स का आपको स्टेट में से पूछते हैं. राइट फ्रेंड्स? नाउ फर्स्ट चैप्टर इज नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर चैप्टर. सेकेंड एंड थर्ड कनेक्टेड है. अगर थर्ड आता है तो फोर्थ आधे से ज्यादा आपका हो गया. मतलब पहले हमें ये 3 चैप्टर करने हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट बाद में करना है. राइट फ्रेंड्स? Okay, today we are going to start with chapter number 2 and name of this chapter is linear correlation. Chapter number 2, linear correlation. Now friends, इसमें से बोर्ड की एग्जाम में 12 मार्क्स का आपको पूछने वाले हैं. 12 मार्क्स का कौन सी पैटर्न में पूछते हैं ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है. 1 मार्क का आपको एमसीक्यू पूछेंगे, 1 मार्क का 1 लाइनर पूछेंगे, 2 मार्क का सम पूछेंगे या तो थियरी पूछेंगे, 3 मार्क का सम या तो थियरी, एंड 5 मार्क का आपको बड़ा सा सम पूछेंगे. एंड इन दिस वे दिस 12 मार्क्स आर बाइफरकेटेड. राइट फ्रेंड्स? तो ये आपको ध्यान में रखना है. अगर आपके पास हार्ड कॉपी है टेक्स्ट बुक की तो वहां पे टॉप पे ही लिख देना ताकि आप बार बार देखो तो आपके दिमाग में ये रहे. नाउ जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है. राइट फ्रेंड्स? ओके, पेज नंबर 59 पे इंट्रोडक्शन दिया गया है. इंट्रोडक्शन में नोट है, उसमें 3 डेफिनेशन दी गई है. बट बिफोर वी स्टडी दैट डेफिनेशन, लेट मी गिव यू सम बेसिक आइडिया कि ये चैप्टर में हमें क्या करना है. फ्रेंड्स, 11th में स्टेटिस्टिक्स में हमने मीन फाइंड आउट किया, मीडियन, मोड वगैरह फाइंड आउट किए. तो वहां पे हमें एक ही वेरिएबल दिया जाता था. फ्रेंड्स, वेरिएबल मतलब क्या वो हमने 11th में पढ़ा है. जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है, दैट इज वेरिएबल. या तो नंबर में मार्क सकते हैं, दैट इज वेरिएबल. तो 11th में हमें जो वेरिएबल दिया जाता था वो था एक्स. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 11th में हमें बोला जाता था कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों के मार्क्स इतने 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 हैं एग्जाम के मार्क्स, तो आप उसका मीन फाइंड आउट करो. तो हम खाली एक ही वेरिएबल का स्टडी करते थे 11th में. नाउ एक स्टेप आगे यहां पे 12th में x के साथ हमें y मतलब दूसरे वेरिएबल का भी स्टडी करना है. राइट फ्रेंड्स? तो 11th में खाली x ही आता था, यहां पे क्या आएगा, x एंड y दोनों साथ में स्टडी करना है. ओके, नाउ नोट में मैं फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ रहा हूं. फ्रेंड्स, ये 3 डेफिनेशन दी गई है. दे में आस्क यू इन 1 मार्क. राइट फ्रेंड्स? A distribution is said to be univariate. Uni मतलब 1. Univariate distribution if it is obtained by collecting the information of one variable. तो
डेफिनेशन है यूनिवेरिएबल, यूनिवेरिएट। तो जब हम एक ही वेरिएबल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टेबल बना रहे हैं तो इट इज कॉल्ड यूनिवेरिएट। एग्जांपल, अगर हम बात करें कि 12th के कोई क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के स्टेटिस्टिक्स के मार्क्स का हम डिटेल कलेक्ट करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो दैट इज कॉल्ड यूनिवेरिएट। वी आर फोकसिंग ऑन ओनली वन वेरिएबल, दैट इज मार्क्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। यूनि मतलब वन, राइट फ्रेंड्स? ओके। The information obtained for two different characteristic of a unit at the same time is called bivariate. Bivariate मतलब टू। तो वही एग्जांपल में एक्सपांड कर रहा हूं। जो 50 बच्चों के हमने खाली स्टेट के मार्क्स का स्टडी किया, दैट इज यूनिवेरिएट। नाउ स्टेट के साथ हम अकाउंट्स के मार्क्स का भी स्टडी कर रहे हैं, मतलब दो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट फ्रेंड्स? तो हमें ये चैप्टर में दो वेरिएबल का स्टडी करना है। फर्स्ट वेरिएबल को हम x बोलेंगे और सेकंड वेरिएबल को हम y बोलेंगे फ्रेंड्स। एंड लास्ट, साइमल्टेनियस चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मोर देन टू वेरिएबल। समझो कि 50 बच्चों के सातों सात सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है उसका हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब मोर देन टू वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड, दैट कैन बी स्टडी बाय मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन, बट हियर वी हैव स्टडी वी शैल स्टडी कोरिलेशन बिटवीन ओनली टू वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, दो से ज्यादा वेरिएबल का भी स्टडी हम कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में दो ही वेरिएबल का साथ में स्टडी करने का है। दो से ज्यादा का स्टडी कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट फ्रेंड्स? तो यहां पे आपको तीन डेफिनेशन दी गई। नाउ आई एम रीडिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीनियर कोरिलेशन। वी नो दैट इन मैनी सिचुएशंस साइमल्टेनियस मतलब साथ में, एक साथ में, साइमल्टेनियस चेंजेस आर सीन इन वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। मैं आपको एग्जांपल दूं तो x एंड y, फ्रेंड्स, रेन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो दिस इज फर्स्ट वेरिएबल एंड दिस इज सेकंड वेरिएबल। फ्रेंड्स, अगर बारिश कुछ हद तक अच्छी हो रही है तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स क्या होगा? बढ़ेगा। अगर बारिश बिल्कुल नहीं हुई है तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स क्या हो जाएगा? कम। तो ये दोनों में जो चेंज हो रहा है वो साथ में हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है, राइट फ्रेंड्स? ओके। सेकेंड एग्जांपल, लेट्स से इनकम एंड एक्सपेंस। अगर आपकी फैमिली की इनकम बढ़ेगी तो सामने फ्रेंड्स ऑब्वियसली आप खर्चा भी क्या करोगे? बढ़ाओगे। बट कोई रीजन की वजह से अगर इनकम कम हो गई तो खर्चा भी आप क्या करोगे? कम। तो दे मूव साइमल्टेनियस, साथ में चेंज हो रहा है, राइट फ्रेंड्स? थर्ड एग्जांपल, सेल ऑफ रेनकोट ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड सेल ऑफ रेन शूज ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ये मैं आपको बाद में समझा रहा हूं, अभी आप ये दो एग्जांपल आप याद रखो, राइट फ्रेंड्स? तो फिर से मैं पढ़ रहा हूं। साइमल्टेनियस चेंजेस आर सीन इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। ये तो मैंने दो तीन एग्जांपल ही लिखे, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे वेरिएबल होंगे जो साइमल्टेनियसली मूव करते हैं। द साइमल्टेनियस चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल आर मेनली ड्यू टू टू रीजंस। ये दोनों में जो साथ में चेंज हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन। फर्स्ट इज कॉज इफेक्ट relation, that is first, and second is due to effect of some other factor. Now ये हमें समझना है व्हाट फ्रेंड्स, एक मार्क में आपको ये पूछ सकते हैं कि जो टू वेरिएबल में साइमल्टेनियस चेंजेस होता है उसके रीजन कौन सा है? First is cause effect relation and second is due to effect of some other factor. Okay. In case of yearly rainfall and production of rice लिखा है, मैंने यहाँ पे production of crops लिखा है. Usually, if rainfall increases up to certain limit, ऐसा क्यों लिखा है फ्रेंड्स ब्रैकेट में? अगर बारिश हद से ज्यादा हुई तो जो क्रॉप्स निकला है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। yield of rice that is crop also increase, मतलब अगर रेन इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स भी फ्रेंड्स क्या होगा? इंक्रीज।
अगर बारिश बिल्कुल नहीं हुई है तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स भी एकदम कम होगा या तो नहीं होगा। सो रेनफॉल इज अ कॉज। फ्रेंड्स यहां पे कौन किस पे डिपेंड है? क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। तो रेनफॉल को हम क्या बोलेंगे? कॉज, दैट इज रीजन। और वो रीजन की वजह से इफेक्ट क्या हो रही है? क्रॉप्स बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कॉज इफेक्ट। कॉज मतलब रीजन, और रीजन की वजह से जो इफेक्ट हो रही है वो। राइट फ्रेंड्स? ओके, सेकेंड एग्जांपल उन्होंने कुछ अलग लिखा है, मैंने जो यहां पे लिखा है वो समझा रहा हूं। अगर हमारी फैमिली की इनकम बढ़ेगी तो हम खर्चे भी ज्यादा करेंगे। तो व्हाट इज कॉज फ्रेंड? इनकम बढ़ने की वजह से हमारे खर्चे बढ़े हैं, या तो कोई रीजन की वजह से अगर इनकम हमारी कम हो गई तो हमारे खर्चे भी हम क्या करेंगे? कम। राइट फ्रेंड्स? ओके, नाउ ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हुआ। यहाँ पे इनकम कॉज है, रेन कॉज है। फ्रेंड्स जनरली जो कॉज होगा उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे एंड जो इफेक्ट होगा उसको हम वाई से डिनोट करेंगे। बुक में नहीं लिखा है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते दैट इज कॉस्ट। वी कैन नॉट कंट्रोल द रेन, वी कैन नॉट कंट्रोल अवर इनकम। फ्रेंड हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि भी अगले साल में हमारा प्रॉफिट इतना होगा, बट उसको हम फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कहीं पे हम जॉब कर रहे हैं तो सैलरी इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना वो हमारे हाथ में नहीं है, तो दैट इज कॉस्ट। और इनकी वजह से दूसरे वेरिएबल में जो अफेक्ट हो रहा है दैट इज विच वेरिएबल? अफेक्ट, सेकेंड वेरिएबल। राइट फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, last para I am reading on page number 59. In case of sale of raincoats and sale of rain shoes. फ्रेंड्स अगर बारिश की सीजन में बारिश ज्यादा हो रही है तो रेनकोट का सेल भी बढ़ेगा एंड रेन शू का सेल भी बढ़ेगा, बट दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो बंदा रेन कोट लेके जाएगा वो रेन शूज भी लेके ही जाएगा। ऑब्वियसली ये दोनों का सेल बढ़ा है, दैट इज ड्यू टू सम अदर फैक्टर एंड दैट इज व्हाट फ्रेंड्स? रेन। राइट फ्रेंड्स? तो दिस इज सेकेंड रीजन कि रेन कोट एंड रेन शूज दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। एक का सेल बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, दूसरे का भी, पहले का कम होगा तो दूसरे का भी कम होगा, एंड बट दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? रेन। दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। राइट फ्रेंड्स? ओके, तो दैट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सम अदर रीजन। तो साइमल्टेनियस जो चेंजेस होता है दो वेरिएबल में दैट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन, कॉज इफेक्ट एंड ड्यू टू सम अदर फैक्टर। आपको ये दो एग्जांपल एंड रेन कोट एंड रेन शूज वाला एग्जांपल इसके लिए याद रखना है। राइट फ्रेंड्स? ओके, नाउ ये चैप्टर का जो नाम है लीनियर कोरिलेशन, उसकी डेफिनेशन पेज नंबर 60 पे फर्स्ट पैराग्राफ में दी गई है, तो हम पढ़ेंगे। बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझा रहा हूं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इफ देयर आर साइमल्टेनियस चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे हैं वो साथ में होने चाहिए इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल। हमने एग्जांपल देखा तो रेनफॉल एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अगर रेनफॉल अच्छा है तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बढ़ेगा। ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फ्रेंड्स डायरेक्ट मतलब क्या? कॉज इफेक्ट वाला,
जो हमने आगे समझा। एंड इनडायरेक्ट मतलब क्या, ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। यहां पे एग्जांपल क्या था, रेनकोट का सेल एंड रेन शूज का सेल इंक्रीज दोनों हो रहे हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर, दे आर रिलेटेड बिकॉज ऑफ व्हाट, रेन। Cause effect, then it is said that there are correlation between two variable। तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछेंगे कि ऐसा कब बोल सकते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है। तो फिर से मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, इफ देयर आर साइमल्टेनियस चेंजेस। फ्रेंड्स एक भी वर्ड मिस नहीं कर सकते इसमें। इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, साथ में चेंज होना चाहिए दोनों वेरिएबल की वैल्यू में, बिकॉज ऑफ direct or indirect cause effect, then it is said that there is correlation between two variables। now यहां पे हमने खाली डेफिनेशन पढ़ी कोरिलेशन की। फ्रेंड्स चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन, तो मैं आगे पढ़ रहा हूं। द कोरिलेशन इज said to be linear correlation। कोरिलेशन को लीनियर कब बोलना है, if the points plotted on graph paper corresponding to ordered pair of the value of two correlated variable are on a line or nearer to one line। फ्रेंड्स ये क्या लिखा है एग्जांपल से समझो, x एंड y, लेट्स से मैं यहां पे वैल्यू लिख रहा हूं एस्टिमेटेड, x एंड y की वैल्यू है, इसको मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूं तो दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ये जो पेयर है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, उनके लिए जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो दे आर ऑलमोस्ट ऑन सेम लाइन, या तो वो सेम लाइन से थोड़े नजदीक है, देन इट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। लीनियर मतलब एक लाइन पे होना, राइट फ्रेंड्स। तो पेज नंबर 60 पे यू हैव टू रिमेंबर दिस टू डेफिनेशन, कोरिलेशन एंड लीनियर कोरिलेशन। इन अदर वर्ड्स, लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, when the changes in the value of two correlated variable have nearly constant proportion, then we can say that there is linear correlation। फ्रेंड्स ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है वो मैं आगे समझना है, आगे मैं एग्जांपल में समझाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ पेज नंबर 60 पे लास्ट में आपको टाइप्स दिए हुए कोरिलेशन के, तो वो हमें पढ़ने हैं। देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। फ्रेंड्स पॉजिटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो नेगेटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो पॉजिटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन में लिख रहा हूं, when changes in the value of two correlated variable are in the same direction, the correlation between them is said to be पॉजिटिव। फ्रेंड्स ये क्या लिखा है अच्छे से समझना है, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हेन चेंजेस, जो चेंज हो रहा है दो वेरिएबल के बीच में, इन द वैल्यू ऑफ, दे आर ऑलरेडी कोरिलेटेड, उनके बीच में रिलेशन तो है ही। व्हेन चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल आर इन द सेम डायरेक्शन। फ्रेंड्स सेम डायरेक्शन मतलब अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, तो दूसरे की भी वैल्यू ऊपर जा रही है। अगर पहले की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे की भी कम हो रही है। एग्जाम्पल हमारा रेन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अगर रेन बढ़ेगा अप टू सर्टेन लिमिट तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्शन सेम है, देखो दोनों ऊपर की तरह मूव कर रहे हैं। अगर रेन कम है तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स भी क्या होगा, कम। तो यहाँ पे दिस वर्ड इज मेन इन द सेम डायरेक्शन, द कोरिलेशन बिटवीन देम इज सेड टू बी व्हाट, पॉजिटिव। फ्रेंड्स याद रखना है, एग्जाम्पल में अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो एग्जाम्पल लिख के ही आना है, भले उन्होंने ना पूछा हो। तो सिंपल के दोनों में सेम डायरेक्शन में
प्लस माइनस हो रहा है तो इट इज कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन मतलब when changes in the value of two correlated variable are in the opposite direction, same की जगह हम क्या लिखेंगे, opposite direction, the correlation between them said to be what, नेगेटिव। मतलब उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले x इज एक्सपेंस एंड y इज सेविंग, तो फ्रेंड्स अगर हमारा खर्चा ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली सेविंग हमारी क्या होगी, कम। तो देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन है दोनों की वो अलग अलग है, ऑपोजिट है। अगर हम खर्चा कम करेंगे तो हमारी सेविंग क्या होगी फ्रेंड्स, बढ़ेगी। राइट फ्रेंड्स, अगेन एग्जाम्पल आपको लिखना है एग्जाम में पूछे तो दीज आर मेन टू टाइप्स। फ्रेंड्स डिटेल में हमें टाइप्स पढ़ने हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव के, बट मेन देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, सामने के पेज पे, पेज नंबर 61 पे कोरिलेशन एंड नया वर्ड आया, कोरिलेशन तो हमने पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। The measure of strength, second paragraph on page number 61, the measure of strength of linear correlation between two variable is called correlation coefficient. Friends, measure of strength मतलब some numeric value। अगर मैं ये बोलूं कि रेन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के बीच में कोरिलेशन है, आपको समझ में आया तो आप बोलोगे हाँ सर समझ में आया, बट इसको मेजर करने के लिए आई वांट टू कैलकुलेट सम नंबर, वो नंबर को हमें बोलना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर मैं आपको बोलूं कि 10th में कितने परसेंटेज आए तो आप बोलोगे सर पास, तो मुझे पता है कि आप पास हुए इसीलिए 11th में आए और 11th में से 12th में आए। बट अगर मुझे आपका डिटेल नॉलेज चेक करना है तो मैं आपको पूछूंगा कि परसेंटेज कितना है, तो दैट वैल्यू यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज नोन एज व्हाट, कोएफिशिएंट कोरिलेशन। It is denoted by small r. Friends याद रखना है, this is not only r, we have to call it small r, क्योंकि आगे कैपिटल R भी आएगा। The correlation coefficient is numerical measure of correlation which shows the strength or degree of linear correlation between two correlated variable। तो फ्रेंड्स ये ऐसा एक वेरिएबल है जिससे हमें पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो कितना मजबूत है या तो कितना वीक है। राइट फ्रेंड्स, तो हमें एक मेजर, न्यूमेरिकल मेजर फाइंड आउट करना है जो हमें ये दो वेरिएबल के बीच का स्ट्रेंथ कितना है, ज्यादा है कि कम है, वो शो करेगा। दिस मेजर वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन, दिस मे बी योर एमसीक्यू। कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसने सजेस्ट किया था, कार्ल पियर्सन। फ्रेंड्स कार्ल पियर्सन का स्पेलिंग देख लेना। राइट फ्रेंड्स, ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हमें थोड़ी थियरी करनी है, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विथ सम्स। फ्रेंड्स ये पढ़ना पड़ेगा आपको, सम में तो बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, थियरी भी आपको करनी है। मैं आपको बता दूं कि बोर्ड की एग्जाम में बहुत बार 40 मार्क्स तक की थियरी पूछी जाती है इन स्टेटिस्टिक्स एंड अकाउंट्स एज वेल। तो हम बच्चे क्या करते हैं कि सर थियरी लास्ट में करेंगे, थियरी लास्ट में करेंगे, और वो फिर होती नहीं है, रह जाती है। तो थियरी आपको साथ में ही करते रहना है, जैसे कल एग्जाम हो, आज थियरी पढ़ने बैठे हो, वैसे ही रोज की रोज थियरी भी करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अगर कोई रीजन की वजह से मैं आपका कॉल रिसीव नहीं करूं तो आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।